अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी ऐसे राइटिंग के बारे में कि ऐसे हमने लिखना कैसे होता है। आज का जो लेक्चर है ये हम अपने LLB पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नज़र करते हैं। इसके अलावा BA के अगर स्टूडेंट हैं वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स भी इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। मैट्रिक और FA के स्टूडेंट भी, सिविल जज के स्टूडेंट्स भी और इसके अलावा ADPP के स्टूडेंट्स भी इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। ओके जी, ये नॉट फॉर CSS एंड नॉट फॉर PMS, उसके लिए हम ये बात नहीं करने लगे। हमने जो बता दिया है उन फील्ड्स के लिए, उन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर है। याद रखिएगा कि ऐसे राइटिंग जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए दर्द सर है, वो इससे परेशान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो लेक्चर है ये सारी की सारी परेशानियां खत्म कर देगा। आज का लेक्चर इंतहाई अहम होने जा रहा है। आज का लेक्चर जो है वो इंतहाई मुख्तसर और बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा ये लेक्चर को हम अपलोड कर देंगे कि ऐसे राइटिंग कैसे होती है आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा हम एक और लेक्चर जो है वो आपके लिए लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि ऐसे राइटिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो आपने करने हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। अलगाजी लॉ अकेडमी जो है वो आपके साथ है, आप हमारे साथ रहिएगा। आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, हम आपकी बेहतरी का सामान पैदा करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम जो ऐसे का मरहला होता है वो जनाबे मोहतरम उसकी आउटलाइन का होता है। बड़े सादा अल्फाज से समझाया जाएगा, आसान समझाया जाएगा। सबसे पहले उसकी आउटलाइन तैयार किया करें। आउटलाइन जो है वो तैयार करने का तरीका देखें। ये आउटलाइन आप इसको मिड में भी लिख सकते हैं, दरमियान में भी आउटलाइन को, और आप इसको जनाब एक साइड पे, राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलें आपने मिड में लिख लिया तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ओके जी, अगर कोई यहां पे आप इंट्रोडक्टरी लाइन दे सकते हैं तो दे दें। एक इंट्रोडक्टरी या थीसिस स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो यहां पे आप दे सकते हैं। अगर नहीं भी देना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ये मैं आगे चल के बताता हूं। जो कि हमारी वर्डिंग जो है वो बहुत कम है, हमने ऐसे बहुत सवाल लिखना है, बहुत छोटा ऐसे लिखना है। हमारे पास सिर्फ अगर 2022 का पेपर देखें आपका LLB पार्ट 1 का, तो उसमें 400 मांगे गए हैं वर्ड, 400 अल्फाज। तो 400 अल्फाज लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आज 2023 में सिलेबस भी चेंज हो गया है और वो 400 से 450 भी कर देते हैं तो ये भी कोई बहुत ज्यादा अल्फाज नहीं है। ओके, तो इसलिए हमने इस स्मॉलनेस को, शॉर्ट वर्डिंग को सामने रखते हुए आज आपसे बात करनी है। तो इंट्रोडक्शन, इसके बाद नंबर 2 में आप कॉजेज लिखते हैं। कॉजेज सारी बातें आपसे होंगी, या इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। बेहतर ये है कि जब आपने कॉजेज या फैक्टर्स लिखे तो आप जनाबे वाला इसकी तफसील भी दे सकते हैं। मसलन कॉज नंबर 1 क्या है, मसलन कॉज नंबर 2 क्या है, मसलन कॉज नंबर 3 क्या है। इस तरह पूरे का पूरा जो जितनी कॉजेज आपने लिखनी है उतनी दे सकते हैं। अभी बताते हैं कितनी लिखनी है। फिर इसके बाद आ जाएगा जी इसके इफेक्ट्स, कि इसके असरात क्या है। जो भी टॉपिक होगा उसको भी आप नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 मजीद उसी तरह लिख सकते हैं। फिर नंबर 4 पे आ जाए तो ये है जी सुजेशंस। इन मसाइल को हमने हल कैसे करना है। सुजेशन डायरेक्टली अटैच टू द कॉजेज, कॉजेज को सामने रखते हुए सुजेशन को देखना होता है, इसी को हमने इंप्रूव करना होता है, इस कॉजेज को इंप्रूव करना होता है। कॉजेज के इंप्रूव करने के नाम को हम सुजेशन कहते हैं। सुजेशन का मतलब हल क्या है। इसी तरह आप हल यहाँ पे भी लिख सकते हो, उसी तरह 1 2 3 4 वगैरह जितना भी लिखना है। फिर नंबर 5 पे आप लिखेंगे दैट इज द कंक्लूजन। ठीक है जी, तो ये 5 चीजें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने अपना ऐसे जो है वो कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपसे बातें करनी है आज इन बुनियाद के ऊपर। ये आपकी एक बेहतरीन आउटलाइन स्टार्ट हो गई। ठीक है,
अब वर्डिंग के ऊपर पहले आए कि वर्डिंग क्या होती है। वर्डिंग होती है जी 400 से 450, ओके। और उसमें जो इंट्रोडक्शन होता है ये 10 से 15% आपने लिखना होता है, यानी मिनिमम 10% और ज्यादा से ज्यादा भी लिखना चाहते हैं तो ये 15% है। इसका मतलब हुआ कि 400 या 450 अल्फाज को हमने 10 से 15% के ऊपर डिवाइड करना होता है। तो अगर हम 400 वर्ड रखें तो जनाबे वाला ये 50 से ये 50 से 60 वर्ड्स तक जाता है आपका इंट्रोडक्शन, ओके। आपने फैक्ट बना लेना है। अगर 10 के हिसाब से है 400 वर्ड है टोटल 400, उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। 10% अगर लिखेंगे तो 50 वर्ड बनते हैं, 15% लिखेंगे तो 60 अल्फाज बनते हैं, ओके। आगे चले, फिर 80% जो है आपकी बॉडी होती है। 80% जो मटेरियल आपने लिखना है वो बॉडी ऑफ द एसे होता है। उसमें हमने कॉजेज लिखनी है, उसमें हमने इफेक्ट्स लिखने हैं, उसमें हमने सजेशन लिखनी है। तो 80% के हिसाब से अगर 400 वर्ड लिख रहे हैं तो ये 320 अल्फाज बनते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब 320 को इनके ऊपर डिवाइड करें तो हर एक के जिम्मे में 107 या 106 अल्फाज आ रहे हैं, ओके। 107 या 106 अल्फाज आ रहे हैं। और इसी तरह अगर हम 5% यहां पे लिखें तो 5% के हिसाब से 20 आ रहे हैं, 20 वर्ड हैं। और अगर हम 10% लिखें तो 40 अल्फाज हैं। ये कंक्लूजन के हैं। 5 to 10% कंक्लूजन होता है। मेरी बात को आप फॉलो करके होंगे। ये इंतहाई खतरनाक होता है कि आपकी वर्डिंग जो है वो आप अपनी वर्डिंग से तजावुज करते हैं। आप अपनी वर्डिंग से तजावुज करेंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको नेगेटिव मार्किंग तरफ ले जाया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जनाब मोहतरम आप अपने अल्फाज के ऊपर मुहतात रहें। ये हमने आपको स्केच खींच के रख दिया है, आपका तकसीम कर दी है हर चीज हमने कि इंट्रोडक्शन में कम से कम 50, ज्यादा से ज्यादा 60, कंक्लूजन में कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 40, बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर 320, 80%, 400 के हिसाब से 100, 107, 107, 107 जा रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा। अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, बॉडी ऑफ द एसे में आपने क्या लिखना है हमेशा याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आपके जो एसे हैं, आपकी जो वर्डिंग है 400 की, हमेशा 3 हिस्सों में अपनी बॉडी को डिवाइड करना है। आपने इससे तजावुज नहीं करना। 3 चीजें ही लिखनी है। कॉजेज लिखनी है, मसलन हम एक प्रिज्यूम कर लेते हैं जी ऐसे, और वो ऐसे है हमारे पास करप्शन का, करप्शन बदउनवानी का, ये ऐसे है हमारे पास, प्रिज्यूम हो गया। क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है मुल्क का, आपको जल्दी समझ आ जाएगा जी, ठीक है। तो याद रखें करप्शन की कॉजेज या करप्शन के फैक्टर्स क्या हैं बिहाइंड करप्शन। तो सबसे पहले ये 3 चीजें नहीं भूलनी, बॉडी ऑफ द एसे में ये 3 चीजें ही लिखनी है। यकीन माने जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये आपके लिए इंतहाई आसान कर रहे हैं बातों को। जो भी टॉपिक आ जाए, जो भी मजमून पूछा जाए, उसको बॉडी में 3 हिस्सों में ही आपने रखना है। कॉजेज लिखेंगे उसकी, यानी कॉजेज ऑफ करप्शन लिखेंगे। उसके बाद इफेक्ट्स लिखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ द करप्शन, क्या इफेक्ट है सोसाइटी के ऊपर। फिर सजेशंस लिखेंगे कि उसको हमने हल कैसे करना है, उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये बॉडी ऑफ द एसे के अंदर 107 वर्ड सबके होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते डियर स्टूडेंट्स। और फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसी करप्शन का, ठीक है। तो मेरा बताने का ये देखिए, कॉजेज है ना, तो आप यहां पे जब आप आउटलाइन बनाएंगे तो देखिएगा कॉजेज आप कितनी लिखेंगे। अब सवाल ये है कि सर कॉजेज कितनी लिखें, क्योंकि आपके पास जो वर्ड ही बहुत शॉर्ट है, 400 वर्ड है, कुछ भी नहीं है। तो यकीन करें कि आप ऐसा करें कि तकरीबन 8 से 10, 8 तक लिख लें कॉजेज, ठीक है जी। 8 कॉजेज काफी होती हैं। 8 कॉजेज आपने लिखनी है। इफेक्ट्स
उसी तरह 5 से 6 इसके इफेक्ट्स लिख लें, इफेक्ट्स जो है वो, ठीक है जी। और अगर आप समझ रहे हैं ना, वर्डिंग को आपने देखना है कि अगर कॉजेज में आपकी वर्डिंग होगी 107 या 110 से तजावुज कर दी है, तो फिर इफेक्ट्स में आके थोड़ा सा आपने मोहतात हो जाना है, फिर इफेक्ट्स कम कर लीजिएगा, क्योंकि कॉजेज को कम नहीं कर सकते। कॉजेज अगर 8 लिखी है तो सुजेशन भी 8 एक ही देनी पड़ेगी, क्योंकि कॉजेज डायरेक्टली अटैच टू द सुजेशन। हमने सुजेशन देनी है कि इन कॉजेज को बेहतर कैसे करना है, तो जितनी कॉजेज लिखेंगे उतनी ही सुजेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये आपने जो है वो इस चीज का ख्याल रखना है। फिर इफेक्ट्स लिखेंगे। इफेक्ट्स जो है वो क्या है, उनकी सारी डिटेल 5 6 7 जितने भी आप लिख सकते हैं, राइटिंग फास्ट रखिएगा। सुजेशन जितनी कॉजेज हैं उतनी ही सुजेशन देनी है कि इसको हमने ठीक कैसे करना है। अगर आपको मेरी बात गौर से सुन लें, अगर आपको किसी भी ऐसे की कॉजेज या फैक्टर्स याद है ना, तो आप आसानी से उसके इफेक्ट्स भी लिख सकते हैं, आप आसानी से उसकी सुजेशन भी लिख सकते हैं। जो कॉजेज लिखेंगे वही सुजेशन देंगे। कि मसलन एक हम कहते हैं जी करप्शन की बड़ी वजह जो है जी पॉवर्टी है, गुर्बत है, ठीक है जी। अब इस गुर्बत को कैसे दूर करना है, इस गुर्बत के इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अगर आपको कॉजेज आती हैं, कॉजेज मैक्सिमम याद रखनी है, फैक्टर मैक्सिमम याद रखने हैं, यही सुजेशंस होंगी, यही आपके ऐसे को 4 चांद लगाएंगे, ठीक हो गया जी माय डियर स्टूडेंट्स। इस तरह फिर आप सारा कुछ लिखते जाएंगे, आउटलाइन भी आपकी तैयार होगी, और मैंने ये स्केच भी आपको बता दिया कि आप कैसे जो है वो आगे बढ़ेंगे। ओके, ये थोड़ा सा एज ए होल जो वर्ड के हवाले से इंट्रोडक्शन था वो मैंने जो है वो आपको जो है वो पहुंचा दिया है, ठीक है जी। तो अब चलते हैं जी, इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर यहां पे एक और बात बता दें, अगर आपने वर्डिंग गिननी होती है, वर्ड्स गिनने होते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, हम आपको बताते हैं कि वर्ड कैसे गिनते हैं। फर्ज कर लें कि भाई ये आपकी वो शीट है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक हो गया जी। तो आप देखें, आप घर बैठ के अंदाजा लगाएं कि आप जो है, चूंकि इधर से भी हम इसको फोल्ड करना होता है और इधर से भी फोल्ड करना होता है, ठीक है जी। तो आप देखें कि इस फोल्डिंग के अंदर अंदर आप एक लाइन में कितने वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने तजरिया लगाना है, अपना जो है वो म्यार मुकर्रर कर लें कि आप अगर एक लाइन में 8 लिख रहे हैं, एक लाइन में 10 लिख रहे हैं, उसी सीक्वेंस से आगे बढ़ना है। और देखें कि एक पेज के ऊपर कितनी लाइंस हैं। पहले वर्ड फर्ज कर लें, आपने 10 वर्ड लिखे, ओके 10 वर्ड लिखे, और लाइनें होती है आई थिंक 15 या 16 लाइनें होती हैं। अगर 15 लाइनें भी हो तो 10 वर्ड के हिसाब से 150 वर्ड तो यहां ही आपका हो गया। तो इस तरह जनाब इसको आप गिन लें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है आपके लिए। तो आगे ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इनको लिखा जाएगा, कैसे हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम तरीका समझते हैं जी कि इंट्रोडक्शन को हम कैसे लिखेंगे। 1 बाय 1 अब मैं बताने लगा हूं कि इसको लिखना कैसे है, मटेरियल कहां से आना है। तो नंबर 1 हम देखेंगे जी, इंट्रोडक्शन को हमने कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। बड़ी आसानी सी बातें आप तक पहुंचाने लगा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है आपके लिए। जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन उसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन और द अनफोल्डिंग ऑफ द टॉपिक। टॉपिक हमारे पास करप्शन है, यानी करप्शन को अनफोल्ड करना, करप्शन को खोल के रख दें, करप्शन को एक्सप्लेन कर दें। ओके, इसको 3 स्टेप्स में हम समझेंगे कि ऐसे जो है वो हमने पैराग्राफ जो ऐसे का है, एक ही पैराग्राफ बनेगा इंट्रोडक्शन का, वो हमने कैसे लिखना है। हम कहेंगे जी जनाब मोहतरम, पहली 1-2 लाइन जो है, पहली 1-2 लाइन, पहली 2 से 3 लाइंस में हम उस टॉपिक की डेफिनेशन लिखेंगे या उसका मीनिंग लिखेंगे, ठीक है जी, या उससे रिलेटेड कोई कोटेशन लिखेंगे, ठीक है जी। और या उससे रिलेटेड जो है हम क्या कर सकते हैं जी, कोटेशन,
उससे रिलेटेड जो है वो हम कह लें कि शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट डिस्कशन। अब समझिएगा, मैंने बहुत ही आसान कर दी है आपके लिए चीजें, बहुत ही आसान कर दी है। टॉपिक हमारे पास करप्शन है। अब करप्शन का हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। पहली 2 से 3 लाइनों के अंदर आपने जस्ट करप्शन का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन लिखनी है, करप्शन की एक्सप्लेनेशन देनी है, करप्शन को अनफोल्ड करके रख देना है। या आप कोटेशन भी यूज कर सकते हैं करप्शन की, कोई भी कोटेशन भी लिख सकते हैं, या आप कोई शॉर्ट डिस्कशन भी करप्शन के बारे में कर सकते हैं। यानी आप पहले ये तो बताएं व्हाट इज करप्शन, करप्शन होती क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। तो 2 से 3 लाइनों में ये बताएं कि करप्शन इसे कहते हैं। मामला हल हुआ। आसान करके समझ लें कि हर टॉपिक की डेफिनेशन और मीनिंग जो है 2 से 3 लाइनों में आपने लिखनी है। ये पहली 2 से 3 लाइन जो है ना, उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन होगी, उस टॉपिक का मीनिंग और डेफिनेशन होगी। जैसे करप्शन है, इसको डिफाइन कर दें। अगर कोविड के बारे में आता है, कोविड को डिफाइन कर दें। अगर इकोनॉमी के बारे में आता है, इकोनॉमी को डिफाइन करें। अगर डेमोक्रेसी के बारे में आता है तो डेमोक्रेसी को डिफाइन करें। ओके, पहली 2 से 3 लाइन। आगे अगली 2 से 3 लाइनों के अंदर क्या लिखना है? पहला स्टेप तो ये हो गया, पहली 2-3 लाइनों के अंदर ये लिखेंगे इंट्रोडक्शन की पहली 2-3 लाइनें। आगे अगली लाइनों के अंदर क्या लिखेंगे? समरी ऑफ इंटायर एसे। यहां पे हम क्या लिखेंगे जी? पहले 2-3 लाइनों में ये गया, उसके बाद आ गया जी समरी ऑफ एसे। अगली 2 से 3 लाइनों में हम एसे की समरी लिखेंगे। अब मैं समरी समझाता हूं कि समरी होती क्या है। पहली 2-3 लाइनों में सिर्फ आपने मतलब लिखा है, एक्सप्लेन किया है। आगे उसके बारे में मजीद बातें आपने नहीं लिखी। आपने कहा कि करप्शन जो है वो बदनवानी जो है वो ये है कि नाजायज पैसे इकट्ठे करना, आसान करके वो बता दिया। अब उसके बारे में जो करंट रिसर्चेज हैं, यानी समरी में अब आपने क्या लिखना है, नोट कर ले। जो समरी में आपने लिखना है, समरी में आपने लिखना है कि करप्शन पास्ट में कैसी थी और करप्शन अब कैसे है। नोट करते जाएं। फिर आपने लिखना है कि करप्शन के बारे में जो रिसर्चेज हुई हैं, उन रिसर्चेज ने क्या कहा पाकिस्तान को। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो हमारे पास है प्रीवियस रिसर्चेज हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं करप्शन के बारे में, करप्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिसाइल हैं, उनका हवाला आपने देना है। मेरी बात फिर नोट कर लें। हमने देखना है करप्शन पास्ट में कैसी थी, करप्शन आज कैसी है, प्रीवियस रिसर्चेज क्या हैं जो है वो करप्शन के बारे में हुई, आज रिसर्च क्या कहती है करप्शन के बारे में, और करप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है हमारी। यानी ओवरऑल व्यू जो है वो आपने अपने ऐसे का अगली 2 से 3 लाइनों में देना है। पहली 2 से 3 लाइनों में डेफिनेशन होगी, अगली 2 से 3 लाइनों के अंदर आपने उसका ओवरऑल सिनेरियो खींच के रख दिया कि ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये फैक्टर्स हैं, ये रिसर्चेज कहती हैं, ये उसके असरात हो रहे हैं, ये उसकी प्रॉब्लम्स हैं, ये जनाब सजेशंस हो सकती हैं उसको ठीक करने के लिए। चलें, समरी आपकी हो गई। आगे चलें। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे, तीसरी बात जो समरी के अंदर लिखनी है, ये भी 2 से 3 लाइनों के अंदर हो गई। जितना आपके पास मवाद है आपने टच करते जाना है, टच करते जाना है मामले को आगे। तीसरी बात के अंदर आप लिखेंगे डिस्कस द आउटलाइन, डिस्कस द आउटलाइन, डिस्कस आउटलाइन। ओके, जो आउटलाइन आपने लिखी है ना, उसको डिस्कस करना है। जो आउटलाइन आपने लिखी है उसको डिस्कस करना है। डिस्कस ये नहीं होता कि आपने आउटलाइन के बारे में सारी चीजें बतानी है। नो 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 नो, आपने सीक्वेंस बताना है। आपने बताना है कि मेरी आउटलाइन के अंदर पहले जो है वो हम कॉजेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सजेशन देंगे, उसके बाद हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ये सीक्वेंस आपने यहां पे अगली 2 से 3 लाइनों में लिखना है। ओके जी। अगर 3-3 लाइनें लिख रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी 9 लाइनें हो गई।
यानी एस्टिमेटेड आपने 8 से 9 लाइनों के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन खींच के रख दिया। ओके, ये बात याद रखनी है। तो हम ये कह रहे हैं इंट्रोडक्शन लिखना अब आपको आ गया है, डेफिनेशन टॉपिक की, उसके बाद समरी ऑफ द एसे, ओवरऑल कॉजेज क्या है, इफेक्ट्स क्या है और उसकी सजेशन क्या है, फिर आउटलाइन को डिस्कस करना है। यहां पे परेशान ना हो जाइएगा कि सर समरी में तो सारा कुछ बता दिया, तो आउटलाइन को कैसे डिस्कस करें। यहां पे सिर्फ आउटलाइन का सीक्वेंस बताना है, ऑर्डर बताना है। अभी मैंने सीक्वेंस लिखा है कि पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद कॉजेज, उसके बाद इफेक्ट्स, उसके बाद सजेशन, उसके बाद कंक्लूजन। ये सिर्फ ऑर्डर ही आपने एक्सप्लेन करना है, आपने कॉजेज नहीं लिखनी। ओके, इस तरह आपका इंट्रोडक्शन माय डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास था जी इंट्रोडक्शन के बारे में। उम्मीद है कि आप जरूर इसको गेन कर चुके होंगे। बाकी बातें हमारे नोट्स बोलेंगे जी। इसके बाद दूसरी बात जो होगी वो हम बॉडी की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, ये वाला चूंकि हमने आउटलाइन के मुताबिक जाएंगे, इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा। अब हमने बात करनी है बॉडी ऑफ द एसे के बारे में, बॉडी के बारे में। बॉडी में नंबर 1 हमने कहा कि हम कॉजेज लिखेंगे या फैक्टर्स लिखेंगे, और नंबर 2 पे हमने कहा कि इफेक्ट्स लिखेंगे, और नंबर 3 पे कहा कि हम सजेशंस देंगे, सजेशंस। ओके, ये उसी तरह लिखा है, हमने हेडिंग नहीं देनी बॉडी की। वैसे ही मैं कह रहा हूं, इधर जरा तवज्जो दें। इंट्रोडक्शन के बाद कॉजेज, उसके बाद इफेक्ट्स, उसके बाद सजेशन, उसके बाद कंक्लूजन। ये सिर्फ समझाने की गर्ज से मैंने बॉडी लिख दिया है। ओके, अब यहां पे मुहतात हो जाइएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आपने कॉजेज, इफेक्ट्स और सजेशन हर ऐसे के अंदर एडजस्ट करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ये मेरी बात गौर से सुन लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। जो भी ऐसे आ गए पहले उसके कॉजेज, फिर इफेक्ट्स, फिर उसकी सजेशन। ओके, ये जरूर लिखनी है, हर एक में बन जाती है, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, अब क्या होगा कि हमने जनाबे मोहतरम कॉजेज कहां से लिखनी है, हमने इफेक्ट्स कहां से लिखने हैं, हमने सजेशन कैसे लिखनी है, अभी आपको बता देते हैं जी आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए कोई बहुत ज्यादा जो है वो परेशान कुल सूरत हाल नहीं है। ओके, तो अब देखिएगा, ये जो फैक्टर्स है ना या कॉजेज, ये पैराग्राफ नंबर 2 बन जाएगा हमारा, पैरा नंबर 2। क्योंकि पैरा नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन होगा हमारा, याद हो गया जी। इसके बाद इफेक्ट्स जो है ये हमारा पैरा नंबर हो गया जी 3, और सजेशन जो है ये पैरा नंबर हो गया हमारा 4, और कंक्लूजन जो हो जाएगा ये हमारा पैरा नंबर 5 हो जाएगा। इस तरह याद रखिएगा कि आपका ऐसे कोई भी आ जाए, आपने 5 पैराग्राफ के अंदर उसको लिखना है, इससे ज्यादा पैराग्राफ क्रिएट नहीं करने। तो कॉजेज लिखेंगे, पैरा नंबर 2 एक पैरा बना देंगे और उसकी कॉजेज स्टार्ट कर देंगे। अब बात ये है, मसला ये है कि उस पैराग्राफ को हमने कैसे एक्सप्लेन करना है। अगर हम कॉज लिखते हैं तो कॉजेज का पैराग्राफ हमने क्या लिखना है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए पैराग्राफ की, ये मैंने आपको समझाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कॉजेज के बारे में मटेरियल याद रखिएगा कि जो मर्जी आपको तरीका आ जाए, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। आप क्या करें, वाइल्ड टाइम के एसेज हैं वो पढ़ लें, वो भी बड़े जबरदस्त हैं। हमारी एकेडमी के एसेज हैं वो तो हमने लिखे टू द पॉइंट है, बहुत अच्छे हैं। अखबारात पढ़ा करें, उर्दू और इंग्लिश डॉन न्यूज पढ़ा करें। जहां से भी मालूमात मिलती है वो जरूर हासिल करनी है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो फिर बॉडी को आप लिख ही नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। तो मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा। कोई पता नहीं है कहां से जो है वो आपका ऐसे आ जाए, लेकिन आपको एस्टिमेटिव जो मशहूर ऐसे हैं वो हम जरूर देंगे ताकि आप जो है वो आसानी फील करें। तो अब देखिए, अगर आपने कॉजेज लिखनी है तो कॉजेज लिखने के वक्त जब उसका पैराग्राफ आप लिखेंगे तो पहली 2 लाइनें जो होती हैं वो इंतहाई एहतियात से लिखा करें। पैराग्राफ की पहली 2 लाइनें, चूंकि कॉजेज एक पैराग्राफ बनेगा, इसकी पहली 2 लाइनें इंतहाई इफेक्टिव लिखनी है। उन पहली 2 लाइनों से ही वो तजरिया लगा लेगा कि आप इस पैराग्राफ के अंदर लिखने क्या जा रहे हैं। मसलन आप लिखेंगे जी, देयर आर
there are many causes of corruption in पाकिस्तान। ठीक है जी, ओके, फुल स्टॉप। पैराग्राफ का शुरू आपने ये लिख दिया, ये सेंटेंस आपने लिख दिया। इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? टॉपिक सेंटेंस। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ना पूरे का पूरा, इसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। तो कोई भी पैराग्राफ आपने शुरू करना है, हमेशा याद रखिएगा उसकी एक लाइन, पहली लाइन या पहली दो लाइनें और उसकी आखिरी लाइनें इंतहाई ऑथेंटिक होनी चाहिए आपके पास। तो आपने बता दिया, अपने एग्जामिनर को बता दिया, करेक्शन ले ली एग्जामिनर की, मैं इस पैराग्राफ में सिर्फ कॉजेज बताऊंगा करप्शन की क्या है, तो वो कॉजेज जो है वो आगे बयान कर दें। कॉजेज कौन सी हो सकती हैं? पॉवर्टी है, करप्शन है, वगैरह वगैरह है। पॉवर्टी है और उसके अलावा जो है वो हमारा कह लें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और लेस सैलरी सिस्टम है, वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। कॉजेज आप लिख लीजिएगा, 8 लिखें, 10 लिखें, ज्यादा लिख लें यहाँ पे, चूंकि जहां पे वर्ड आपने 100 से ऊपर जाना है, लिहाजा कॉजेज को वर्ड लिखा करें। अब यहाँ पे आपने पैराग्राफ को मैंने शुरू करवा दिया कि कैसे लिखना है, आगे कॉजेज चल रही है। अब देखें, आपने कॉज लिखी है जी, वो आपने कहा कि जी इसकी एक कॉज है पॉवर्टी, गुर्बत है, कि गुर्बत की वजह से जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जनाब करप्शन हो रही है। अब गुर्बत तो आपने लिख ली है, लेकिन इसका कोई एविडेंस भी तो देना कि ये कहां पे लिखा हुआ है कि गुर्बत है जनाब। कोई एविडेंस भी तो हमने देना होता है। एविडेंस का मतलब ये होता है कि सपोर्टिंग पॉइंट है, यानी मेन आइडिया पॉवर्टी है और इसका सपोर्टिंग पॉइंट भी कोई दिया करें, यानी पास्ट में बताएं कि पॉवर्टी इतनी थी तो इतना जनाब करप्शन हो रही थी, आज पॉवर्टी की रेशो पाकिस्तान में ये है और आज करप्शन इतनी हो रही है। तो उस मेन पॉइंट का, उस कॉज का आपने एविडेंस भी देना होता है। आपने ये बताना होता है कि मैं पॉवर्टी कह रहा हूं और मैं ये बता भी रहा हूं कि पॉवर्टी इतने परसेंट है तो करप्शन इतने परसेंट हो गई है, पास्ट में ये थी और टुडे आज ये है। ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी, लेटेस्ट मटेरियल आपको देना पड़ेगा। हम हाजिर हैं जी आपके लेटेस्ट मटेरियल के लिए। ओके, आगे चलें। ये इसी तरह फिर आप लिखते जाएंगे, जितनी कॉजेज लिखेंगे आगे उनके जो है वो आप एविडेंसेस लिखते जाएंगे कि ये ठीक है जी। फर्ज करें अगला पॉइंट आप लिखते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी जो है वो गहमा गहमी है, सियासत में बड़ी ताकत जो है वो इधर उधर मामला तो हो रहे हैं। तो फिर बताएं कि माजी में सियासत ये इंस्टेबिलिटी हुई ही थी और करप्शन इधर पहुंच गई, आज इंस्टेबिलिटी है तो करप्शन इधर पहुंच गई है। यानी अपने मेन आइडिया को आपने सपोर्ट भी करना होता है अपने पॉइंट्स के साथ। ओके, आगे अगला पैराग्राफ होगा आपका इफेक्ट्स का। इस पूरे एक पैराग्राफ के अंदर कॉजेज लिख दिया आपने। अब अगला पैराग्राफ उसी तरह अगला पैराग्राफ आप क्रिएट कर देंगे और लिखेंगे देयर आर आल्सो मेनी इफेक्ट्स ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान व्हिच आर एज फॉलोज। तो ठीक है, वो सारे इफेक्ट्स उसके लिख दें। यहाँ पे इफेक्ट्स लिखेंगे तो उसका सपोर्ट भी किया करें कि ये इफेक्ट्स जो है वो ये जा रहा है। आगे सुजेशन भी देंगे। अगला पैराग्राफ, उस पहले पैराग्राफ में आप ऐसी लाइन लिख देंगे कि एग्जामिनर को पता चले कि मेरा स्टूडेंट जो है वो सजेशन लिखने लगा, उसका सॉल्यूशन और उसका हल लिखने जा रहा है। तो इस तरह आप उसको सपोर्ट कर देंगे। और याद रखिएगा बहुत अहम चीज ये है कि जो काज आपने पहले लिखी है ना, फर्ज करें नंबर 1 आपने पॉवर्टी लिखी है, सजेशन भी उसी ही की पहले लिखनी है। सीक्वेंस को नहीं तोड़ना माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात याद रख लें। जो आउटलाइन में आपने सीक्वेंस बनाया था ना, मसलन कॉजेज लिखनी थी, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। तो जब आप कॉजेज को लिखने बैठे तो आपने उसी सीक्वेंस से लिखना है जिस सीक्वेंस से आपने आउटलाइन के अंदर कॉजेज लिखी हुई हैं। सीक्वेंस को नहीं तोड़ना। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, सीक्वेंस को तोड़ देते हैं, यानी जो पहली होती है उसको लास्ट पे, जो सेकंड होती है उसको पहले। ऐसा नहीं करना। जो आउटलाइन के अंदर सीक्वेंस बनाया है उसी सीक्वेंस को बॉडी के अंदर लिखना होता है। इसी तरह
जो कॉज आपने पहले लिखी है, ये आपने लिखी है आउटलाइन से देख के, अब उसकी सुजेशन भी आपने पहले लिखनी है। ये ना हो कि पहले जो है वो आप नंबर 8 वाली जो है वो कॉज पकड़ लें और उसकी सुजेशन बता दें। ऐसा नहीं करना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रहना है, एक स्पेसिफिक तरतीब के अंदर रहना है। इस तरह आप क्या कर देंगे, सुजेशन भी लिख जाएंगे। ठीक हो गया जी। डियर स्टूडेंट्स, बॉडी लिखना बहुत आसान है। अगर आप कॉजेज याद रखते हैं, इफेक्ट्स भी पता चल जाएगा, तो फिर उसी कॉजेज को हल कैसे करना है ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब देखें कॉज पॉवर्टी आ गई, क्या आप लिख नहीं सकते कि पॉवर्टी को कम करेंगे तो हमारे यहाँ करप्शन जो है वो ठीक हो जाएगी। एक लाइन का काम है सारा, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना इंसान का। यानी कॉजेज आते हैं तो आपका ऐसे मुकम्मल हो गया। देखिए एक पॉइंट एजेंडा हम आपको बता रहे हैं कि कॉजेज और फैक्टर्स इसके याद कर लें, इफेक्ट्स भी इसके देख लें, तो एक बात करेंगे तो सजेशन तो आपका हल हो ही गया है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं रह जाती। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर ली बॉडी ऑफ द एसे। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम कहां पे, हम चले हैं जी अब कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन हमारा डिस्कस करना जो था वो रह गया था। अब कंक्लूजन हमने कैसे लिखना है। कंक्लूजन रीडर्स ओन कमेंट्स, याद रखिएगा। ये जो कंक्लूजन आप लिखने जा रहे हैं ना, वर्डिंग इसमें भी याद रखनी है कि मैंने कितनी वर्डिंग देनी है। ये जो कंक्लूजन आप लिखने जा रहे हैं ये आपकी अपनी राय है उस टॉपिक के बारे में, ये आपकी अपनी राय है इस करप्शन के बारे में। इसमें क्या करना होता है, एहतियात इसमें बरतनी है। एक तो जो कुछ भी आपने ऐसे में लिखा है ना, यानी इंट्रोडक्शन में और बॉडी में जो कुछ लिखा है, इसी से आपने चीजें उठानी हैं, इसी से आपने चीजें उठानी हैं और अपनी वर्डिंग में लेके आसान करके यहां पे लिख देनी है। वो इंग्लिश यूज ना कीजिएगा जो इंट्रोडक्शन में आपने लिखी, जो बॉडी में लिखी। अब आप नई इंग्लिश क्रिएट करेंगे। ओके जी, अपने नई वर्डिंग के साथ इन्हीं आइडियाज को दोबारा लिख देंगे। ओके जी, लेकिन लिखेंगे कि मैं इस बारे में जो है वो ये बात कहता हूं, अपने कमेंट्स आप इसके अंदर लिखेंगे। कभी भी न्यू आइडिया इसके अंदर नहीं देना, ये मेरी बात याद रख लें। कि आप कोई नया आइडिया जो आपने यहां पे नहीं लिखा वो आप यहां पे दे दें, तो ये काबिल कबूल नहीं है। ये आपके इंट्रोडक्शन को जो है वो बुरी तरह मुतासर करके रख देगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वो फोकस ऑन द कोर पॉइंट है, फोकस ऑन द कोर पॉइंट ऑफ द टॉपिक। ये टॉपिक के जो कोर पॉइंट हैं करप्शन के, उसके ऊपर फोकस करवाता है आपका। कभी मेरे ख्याल में क्या है कि मेरे ख्याल में काजिज और इफेक्ट्स और सजेशन जो है वो ये हो सकती हैं। ठीक है जी, इस तरह इसको ठीक किया जा सकता है, इस तरह इसको बेटर किया जा सकता है। तो ये आपका अपना व्यू होता है और उधर से ही वर्डिंग उठानी है जो ऑलरेडी आपने लिखी है। होता ये है कि भाई जो इंट्रोडक्शन और इसमें जो लिखी होती है ना चीजें, उनको क्या करना है, उनको आप एक और वर्डिंग से लिख दें। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट भी करना है तो वर्ड चेंज कर देने हैं। ठीक है, वर्ड चेंज करके आप उसको अपनी राय लिखेंगे 30 से 40 अल्फाज के अंदर, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई बड़ी को मुश्किल बात नहीं है यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करना भी। ठीक हो गया जी, तो कंक्लूजन जो है हमारा हो गया जी, ठीक हो गया। इसके बाद कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको बताने हैं, तो उम्मीद है कि कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा कि जो कोर पॉइंट है ऐसे के जो पहले आपने लिखे हैं उनको रीशेप कर दें। ठीक है जी, उनकी इंग्लिश चेंज करके दोबारा आप उनको लिख लें कंक्लूजन के अंदर, वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। यहां पे आपने अपनी राय देनी होती है कि मेरे ख्याल में ऐसा है और मेरे ख्याल में ऐसा बेस्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा आ गया जी, हाँ ये सारी मैंने बातें आपको बता दी हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के बारे में, इंतहाई आसान करके बताई हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे बताने वाला, मैंने बहुत आसान करके आपको आपके वर्ड्स को सामने रखते हुए मैंने बयान कर दिया है। कोशिश की है कि आपको पता चल जाए ऐसे लिखना कैसे है। ओके, कुछ गलतियां होती हैं, अब रूल्स भी समझ लें। कुछ चीजें आपने ऐसे के दौरान करनी है, कुछ नहीं करनी। सबसे बड़ी बात, पहला रूल
ग्रामेटिकली आपका जो टॉपिक है, आपका जो मौजू है, आपका जो मजमून है, ग्रामेटिकली इंतहाई एक्सीलेंट होना चाहिए। वहां पे ग्रामर की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ग्रामर की गलती से बचने के लिए हमेशा याद रखा करें, फिक्रा छोटा रखा करें। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा देयर आर मेनी रीजंस ऑफ करप्शन। फिक्रा सेंटेंस जो है वो छोटा रखा करें। एंड का इस्तेमाल कम से कम करें। एंड आप लगाते हैं जी, एंड, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका फिक्रा जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। छोटे छोटे फिक्रात लिखा करें, एंड का इस्तेमाल कम से कम करें। आगे आउटलाइन बड़ी प्यारी बनाया करें। आगे सीक्वेंस ऑफ आइडियाज रखा करें। जैसे मैंने कहा कि आउटलाइन जब आप लिखे ना, तो उसी आउटलाइन को आपने बॉडी में उसी तरह बरकरार रखना है, रेलेवेंसी रखनी है, एक दूसरे के साथ ऑर्डर मेंटेन रखना है, इधर उधर ऑर्डर नहीं करना। वर्ड्स के बारे में इंतहाई मोहतात रहिएगा। जितने वर्ड्स होंगे उससे तजावुज ना कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके जी। और जो है वो कभी भी पैराग्राफ का नंबर नहीं लिखना। जब आप बॉडी में लिखेंगे उस वक्त नहीं लिखना, जब आप आउटलाइन लिख रहे हैं उस वक्त लिख लीजिएगा, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 जैसे मैं लिखा। लेकिन जब आप बॉडी लिखना शुरू हो जाए तो उस वक्त पैराग्राफ की हेडिंग नहीं देनी कि मतलब आप ऊपर लिख दें कॉजेज या फैक्ट्स, ऐसा नहीं करना। वो पैराग्राफ ही बता देगा कि आप इसके अंदर क्या लिखने जा रहे हैं। तो लो नंबरिंग, नो हेडिंग। फिर फर्स्ट पर्सन का यूज ना किया करें ऐसे के अंदर, जैसे आई, माई, मी, हुई, अवरस, ये ऐसे के अंदर अल्फाज जो है फर्स्ट पर्सन यूज ना किया करें। ठीक है। और सबसे अहम बात, रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंस होना चाहिए, रेलेवेंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मेरी फिर आपसे एक गुजारिश है, वो ये है कि अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो फिर आप फारिग हैं। फिर हम आपको जितना मर्जी आसान करके, मुख्तसर करके समझा दें, आपने भाई लिखना मटेरियल होगा, काजिज होंगी तो आगे लिखेंगे ना। तो जब काजिज ही नहीं है, जब मटेरियल ही नहीं है, तो जितना मर्जी आपको अच्छा लेक्चर दे दिया जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। ओके। तो ये मटेरियल कलेक्ट कहां से करना होता है, मैंने आपको बता दिया। हमारे ऐसे पढ़ लें, आपकी मर्जी है, बहुत टू द पॉइंट हमने लिखी हुई है बातें। या वर्ल्ड टाइम के ऐसे हैं, वो बहुत ज्यादा वर्डिंग होती है, 3-3, 4-4 हजार, उसमें से हमने जो है वो सिर्फ कॉजेज, इफेक्ट्स और सुजेशन पकड़नी होती हैं। या न्यूज पढ़ा करें, अखबारात पढ़ा करें, और अपनी हैंडराइटिंग के अंदर लिखा करें, खुद जनरेट किया करें चीजें। ठीक है जी। अपने माइंड से आगे बढ़ा करें, रट्टा ना मारें। बड़ा आसान कर दिया हमने, रट्टा नहीं मारना। अगर आज के बाद भी आपने रट्टा मारना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज आपका। हमने तो बड़ा आसान कर दिया आपके लिए कि आप इंट्रोडक्शन लिखें, कॉजेज लिखें, फैक्ट्स लिखें, सजेशन लिखें, कंक्लूजन, 5 पैराग्राफ आपने लिखने हैं। आसान कर दिया है आपके लिए, हर एक को कैसे लिखना है ये भी बता दिया है। तो नोट्स अवेलेबल हैं जी डियर स्टूडेंट्स, आप हमसे ले सकते हैं जी। ठीक है, तमाम किस्म के नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत प्यारे नोट्स लिखे हुए हैं, आप ले सकते हैं जी ऐसे। और अगला लेक्चर जो आने वाला है डियर स्टूडेंट्स, उसको इग्नोर ना कीजिएगा, वो होगा जी इंपॉर्टेंट एसेज का। इस तरह हम तमाम इंग्लिश जो है वो अपनी अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।